सभी को नमस्कार। कृष्णा क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? आज हम बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं, जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं उन सभी के अंदर साइंस के जो फिजिक्स का पोर्शन है वहां से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, फिर वो चाहे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो चाहे आपके न्यूमेरिकल हो, उन सभी की हमारी ये सीरीज चल रही है। और आज हम बात करेंगे कुछ एक क्वेश्चंस का कलेक्शन है हमारे साथ पास, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक वस्तु 40 सेंटीमीटर के वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो 5वें सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? क्या कह रहा है क्वेश्चन में, समझिए। ये कह रहा है जी एक वस्तु है, उसको 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। ये कोई वस्तु है, इसको ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसकी किस वेग के साथ? तो 40 मीटर प्रति सेकंड के साथ इसको फेंका जाता है। अब ये कह रहा है कि 5 सेकंड के बाद उसने कितनी दूरी तय की, यानी कि अगर इसको हमने ऊपर की तरफ फेंका और 5 सेकंड के बाद मान लो ये यहाँ पर पहुंच गई, तो समय लगा इस यहाँ तक पहुंचने में इसको 5 सेकंड। ठीक बात है जी। ये कह रहा है इस 5 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय की। ये वाला जो इसका विस्थापन है, विस्थापन कह सकते हैं हम इसको, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं कह सकते, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं इसको। ये कह रहा है ये जो विस्थापन है या फिर ये जो दूरी है ये कितनी तय की। तो इसके लिए हमें जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, अगर आपने पढ़ी हो तो उनका सहारा लेना पड़ेगा और उन्हीं के थ्रू हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इक्वेशन क्या है? ये है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये मान लो ये हमारा फार्मूला है और इसी फार्मूले से हम लोग चीजों को करते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे 3 इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ मोशंस, वो हम पढ़ेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है ये काम करेगी। अब इसके अंदर s क्या है? s ये है अपना विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, या हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको ये वाली दूरी मान सकते हैं कि ये वाली दूरी क्या है? s है। u का मतलब होता है सर, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि आरंभिक वेग, आरंभिक वेग कि वस्तु को किस वेग के साथ फेंका गया। t है यहां पर टाइम, कि कितने टाइम में हमें दूरी निकालनी है। a यहां पर एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है। और यहां पर अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या होगा हमारा, अगर हम वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो त्वरण हमारा क्या लगता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी को हम लोग एक्सेलरेशन मानते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन न्यूमेरिकल के अंदर इसको 9.8 न मान करके हम लोग 10 मान करके चलते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर a की वैल्यू आपको 10 माननी है, t समय है आपके पास कितना? 5 सेकंड, u है आपके पास 40 मीटर प्रति सेकंड। इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ये वाले जो डिस्टेंस है ये हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है जी, समझिए कैसे निकालेंगे। देखो हम क्या करेंगे, जो u है u की जगह हम लोग 40 पुट कर देंगे, t है t की जगह हम लोग 5 सेकंड पुट कर देंगे, प्लस में 1/2। अब a की जगह आपको -10 पुट करना है। अभी सर -10 का क्या मतलब हुआ? -10 का मतलब ये हुआ कि हमारी वस्तु जा रही थी ऊपर की तरफ और गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है नीचे की तरफ। गुरुत्व, पृथ्वी का जो गुरुत्व है ये लग रहा है नीचे की तरफ और वस्तु किधर जा रही है? ऊपर की तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए हमने इसको -10 रख दिया। यहाँ पर t की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा सर। ठीक है जी। अब हम इसको क्या कर लेंगे भाई, अब हम इसको कर लेंगे सोल्व। सोल्व करने के बाद क्या होगा, देखिए सोल्व करने के बाद ये लो जी, जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे 40 को 5 से अगर हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 200, प्लस में 1/2 इंटू माइनस का 10 और यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, 25 हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये तो है हमारा 200। अब ये जैसे ही माइनस प्लस को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा, 1/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ जाएगा सर, और ये कट जाएगा हमारा 125 पे, तो ये आ जाएगा सर हमारा 200 - 125, और 200 में से 125 जाता है वो अपना बच जाता है 75।
यानी कि कितनी दूरी तय करेगा, ये 75 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है जी, ए ऑप्शन हमारा राइट हुआ। कैसे निकाला हमने निकाला सर इक्वेशन ऑफ मोशन से। किससे निकाला? इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, याद रखना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब अगर आपको इसके अंदर देखो, कहीं भी अगर आपकी वस्तु मोशन में है, कहीं भी आपकी वस्तु गति में है, तो अगर और उसमें आपको s दिया है और टाइम दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, आपको वेग निकालना हो या फिर आपको त्वरण निकालना हो या फिर आपको टाइम निकालना हो या विस्थापन निकालना हो या दूरी निकालनी हो, तो हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है जी एक वस्तु को उत्तल लेंस के, वेरी गुड सर, उत्तल लेंस का क्वेश्चन आया। एक वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर इसकी फोकस लंबाई से अधिक दूरी पर और इसकी फोकस लंबाई के 2 गुने से कम दूरी पर रखा जाता है, तो लेंस के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है जी, अब ये कह रहा है एक उत्तल लेंस है भाई, ये होता है हमारा उत्तल लेंस। ठीक है जी, पिछली क्लास में भी हम बात कर चुके हैं। और ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब है जी मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। और ये होता है सर इसका ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम लिखते हैं O से। ठीक है जी, प्रकाशीय केंद्र। और ये है हमारा फोकस, और ये होता है हमारा 2f, यानी फोकस से 2 गुनी दूरी। यह कह सकते हैं हम, इसकी जो रेडियस होती है ना, दर्पण में हम लोग पढ़ते थे कि ये रेडियस होती है, तो ये वाली चीज है सर। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर क्या कह रहा है कि हमने वस्तु को कहां पर रखा, हमने वस्तु को रखा फोकस लंबाई से तो अधिक दूरी पर, लेकिन फोकस लंबाई के 2 गुने से कम पर रखा। यानी कि वस्तु को हमने इस वाले एरिया में कहीं ना कहीं रखा, फोकस से तो दूर रखा, लेकिन फोकस की तो 2 गुनी लंबाई है 2f जो है, इससे पहले रखा। यानी कि ये जो बीच वाला भाग है ना भाई अपना, ये वाला, इस वाले एरिया में हमने ऑब्जेक्ट को रखा, वस्तु को रखा। अब ये कह रहा है कि बताओ इमेज जो बनेगी वो कैसे बनेगी, प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा। तो समझिए भाई, ये जो लेंस होता है ना, ये क्या करता है, अगर लाइट आ रही है और लाइट यहां पर टकरा करके ये इसको एक जगह पे इकट्ठी कर देता है। ये लाइट आई, यहां पर टकरा करके इसने इसको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, तो इमेज बनी यहां पर, और ये होता है फोकस। जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर ये होगा हमारा। ठीक है भाई, अब ये वस्तु हमने रखी थी इन्फिनिटी पे, कहां पे रखी थी, अनंत पे रखी थी। तो लाइट हमारी आई और आकर के टकरा करके फोकस पे एक जगह इकट्ठी हो गई। तो उत्तल लेंस के अंदर अगर वस्तु को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है हमारा, फोकस पर बनता है। अब जैसे जैसे वस्तु को पास लाते चलते हैं, जो इमेज है वो आगे चलती जाती है। तो जैसे ही वस्तु को और पास लाए, हमने इसको यहां पर रख दिया, 2f से भी दूर रख दिया। ठीक है, तो इमेज कहां बनेगी, तो इमेज हमारी यहां पर मान लीजिए फोकस है, तो फोकस से थोड़ा सा और दूर चले जाएगी, इमेज बन जाएगी हमारी यहां पर, और यहां पर है हमारा 2f। ठीक है, 2f पर नहीं जाएगी, लेकिन f और 2f के बीच में बन जाएगी। तो अगर 2f से परे है, क्या है, 2f से अधिक दूरी पर है, कहां है, 2f से अधिक दूरी पर है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और 2f के बीच में बनेगा। ठीक है, कहां बनेगा, फोकस और 2f के बीच में बनेगा। अब इसको और आगे ले आते हैं, और आगे ले आएंगे तो क्या होगा, वस्तु आ गई हमारी 2f पर, तो 2f पर जब वस्तु आएगी तो प्रतिबिंब इधर और जाएगा, और इधर जो जाकर के प्रतिबिंब भी कहां बन गया भाई, 2f पर। तो वस्तु भी 2f पर है और प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, 2f पर बनेगा। अगर ये दोनों जगह सेम है तो ये मान लेना भाई, अपनी जो इमेज बनेगी वो सेम साइज की होगी। सेम साइज का मतलब समझते हो क्या होता है, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्या हुआ देखिए, अगर ये कंसेप्ट आप समझ गए ना, इसके सारे क्वेश्चन जो इमेज फॉर्मेशन के वो सारे समझ जाओगे। इन्फिनिटी से आई, अनंत से आई और फोकस पर एक जगह पे टकराई, तो प्रतिबिंब बना बहुत छोटा, लेकिन जैसे जैसे पास आते जाते हैं प्रतिबिंब होता जाता है बड़ा 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 बड़ा, जब तक 2f पर नहीं पहुंचते, जब तक 2f पर नहीं पहुंचते प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा, लेकिन 2f पर पहुंचते ही वस्तु के समान साइज का बन जाता है जी। जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। अब जैसे ही 2f से आगे की तरफ आते हैं प्रतिबिंब होने लग जाता है भाई बड़ा, क्या होने लग जाता है, बड़ा होने लग जाता है।
तो अगर हम 2f से आगे गए तो प्रतिबिंब कैसा होने लग जाता है, बड़ा होने लग जाता है। तो कैसा बनेगा भाई, बड़ा बनेगा। समान आकार का नहीं बनेगा क्योंकि 2f पर रखी थी, ये बात हुई हमारी खत्म। तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनेगा अगर 2f और f के बीच में है तो प्रतिबिंब एक तो बनेगा सर वास्तविक, कैसा बनेगा, वास्तविक। अब सर वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आई थिंक ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग भली भांति कई बार इस चीज को समझ चुके हैं कि जहां पर प्रकाश की किरणें वास्तव में टकराए, रियल में टकराए, वहीं पर बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। अब ये फोकस पर अगर वास्तव में टकरा रही थी तो प्रतिबिंब बनता है रियल, वास्तविक। ठीक है जी। अब क्या होता है, ये जो उत्तल लेंस है ना, इसके अंदर जब वस्तु आती जाती है और जब फोकस पर पहुंचती है ना, तब ये फोकस वाली ये लाइट गई, ये लाइट गई और ये अनंत पर पहुंच जाती है, इन्फिनिटी पर चली जाती है। कहां पर, इन्फिनिटी पर। तो अगर वस्तु फोकस पर है, अगर हमारी वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बन जाएगा। अब अनंत से आगे कोई जगह है ही नहीं, तो जैसे ही वस्तु फोकस से इधर आई, फोकस और ये O के बीच में, फोकस और O के बीच में अगर वस्तु आती है तो फिर अनंत से आगे जाने की तो जगह बची नहीं, तो प्रतिबिंब इधर बनेगा। कैसा बनेगा, और इधर लाइट जा रही है, प्रतिबिंब बन रहा है दूसरी दिशा में, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो ध्यान रखना भाई, आभासी प्रतिबिंब सिर्फ एक ही केस में बनता है उत्तल लेंस में, और वो भी कहां बनता है, जब वस्तु फोकस और O के बीच में हो, फोकस और O के बीच में हो। बाकी सारे के सारे प्रतिबिंब जो होते हैं वो वास्तविक बनते हैं। अब ये आभासी नहीं हो सकता, ये आभासी नहीं हो सकता, वस्तु के समान आकार का नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन हमारे सामने राइट बचता है, वास्तविक और अभिवर्धित। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। पूरा का पूरा उत्तल लेंस का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया। आई थिंक सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण हवा में से कांच के एक स्लैब में से गुजरती है। जब यह हवा में से कांच में प्रवेश करती है तो इसके अंदर क्या चेंज आता है। ये कह रहा है जी, एक लाइट है, ये एक लाइट की रे है, प्रकाश की एक किरण है। ये कह रहा है कि हवा में से चल रही थी, कहां चल रही थी, हवा में चल रही थी, और ये कहां एंटर करती है, ये कांच में एंटर करती है। किसमें, कांच की एक स्लैब है जिसके अंदर ये एंटर करती है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि माध्यम होते हैं दो प्रकार के, एक होता है बच्चे विरल माध्यम और एक होता है हमारा सघन माध्यम। बताई थी क्या नहीं बताई थी, वेरी गुड सर। इसको हम बोलते हैं रेरर मीडियम, रेरर मीडियम, इसको हम बोलते हैं बच्चे डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं भाई, डेंसर मीडियम। अब क्या होता है, विरल माध्यम किसे कहेंगे, जहां पर कणों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो। सघन माध्यम कहां कहेंगे, जहां पर कणों के बीच में डिस्टेंस कम हो, दूरी कम हो, यानी कि कण जहां पर पास पास होंगे उसको हम कहेंगे जी डेंसर मीडियम, सघन माध्यम। जहां पर कण एक दूसरे से दूर होंगे उसको कहेंगे भाई विरल माध्यम, रेरर मीडियम। अब मुझे बताओ कि हवा हमारी विरल है या फिर कांच हमारा विरल है। तो हम सभी लोग जानते हैं जी, हवा में तो कण होते हैं बहुत दूर दूर, लेकिन कांच में होते हैं सर बिल्कुल पास पास। तो हवा कैसा माध्यम हो जाएगी, विरल माध्यम हो जाएगी। कैसा माध्यम हो जाएगी, रेरर मीडियम हो जाएगी। और कांच क्या हो जाएगा भाई, कांच हमारा हो जाएगा सघन माध्यम। कैसा हो जाएगा, सघन माध्यम। आई थिंक सभी को यहां तक समझ में आ गया। अब एक चीज में हमने बात की थी कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना रास्ता बदल लेती है। रास्ता बदलने के साथ साथ और क्या चेंज होता है, तो भाई इसकी गति में भी परिवर्तन होता है। अब सर गति में परिवर्तन क्यों हुआ, अगर हवा में जा रही थी तो इसके अंदर जो पार्टिकल थे वो थे दूर दूर, तो इसको चलने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही कांच में एंटर करेगी, पार्टिकल पास में, तो जैसे ही जाएगी बेचारी कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो इसको लगेगा बच्चे टाइम। अगर टाइम लगेगा तो विरल से सघन में जाती है तो गति क्या हो जाती है जी, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, गति कम हो जाती है। तो पहला ही ऑप्शन तो यहां पर ये देखो, अगर हवा से कांच में जा रही है तो गति कम हो रही है कि नहीं हो रही। पहला कह रहा है गति बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। अगला कह रहा है गति घटती है, तो ये हो सकता है
गति बढ़ती है, नहीं बढ़ेगी, गति घट सकती है, ये भी हो सकता है। तो हमारे क्या हुआ, जो गलत आंसर है ना पेपर में, देखिए क्वेश्चन को सही करने का तरीका क्या होता है। जो आंसर, कई बार क्या होता है हमें ये नहीं पता होता कि राइट आंसर कौन सा है, सही आंसर कौन सा है। तब हमें क्या करना चाहिए, तब हमें जो गलत आंसर है उसको हटा दे। पेपर में बहुत बार ऐसा होता है, जो क्वेश्चन आपके फंसे हुए हैं, आपको नहीं आ रहे, उसके अंदर 90% चांस होते हैं कि आपको गलत आंसर तो पता होता है लेकिन सही नहीं पता होता। अब गलत को हम हटाते चले जाएंगे तो सही अपने आप बच जाएगा भाई, है ना। तो जरूरत ही नहीं है हमें। ये देखो दोनों हमने हटा दिए कि गति बढ़ती है नहीं बढ़ती, गति बढ़ती है नहीं बढ़ती। तो बी और ए और सी तो बिल्कुल ही हट गए, ये तो आएंगे नहीं। अब बच गए दो, ठीक है। दो क्या कह रहा है, पहला कह रहा है आवर्ती बढ़ती है, दूसरा कहता है आवर्ती समान रहती है। आवर्ती को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं भाई फ्रीक्वेंसी। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर जो बच्चा पहली बार देख रहा है तो वो ध्यान से सुन ले कि जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके अंदर क्या क्या बदलाव होते हैं। तो एक तो उसकी तरंग दैर्घ्य चेंज हो जाती है, ठीक है, एक उसकी गति चेंज हो जाती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। और पेपर में पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया है कि बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं बदलती। तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती, तो आवृत्ति क्या रहेगी, एक समान रहेगी, आवृत्ति में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भाई, एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस लंबाई के एक उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। निम्नलिखित कार्तिक चिन्ह संकेत में प्रतिबिंब की दूरी v और आवर्धन m क्रमशः इस प्रकार दर्शाए जाएंगे। ऑप्शन है आपके 12 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी होगी और आवर्धन जो होगा वो -0.4 होगा, या 12 सेंटीमीटर वस्तु होगी 0.4 होगा, 60 सेंटीमीटर होगी 60 सेंटीमीटर होगी। अब हमें निकालना है सर, ये भी एक न्यूमेरिकल है। ले दर्पण कौन सा है हमारे सामने, उत्तल दर्पण, ये होता है उत्तल दर्पण। और हम लोग जानते हैं जो भी दूरी हम लोग इस साइड में मापते हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव होती है, जो दूरी इधर मापी जाती है वो सारी की सारी नेगेटिव होती है। अब इसकी फोकस लंबाई दे रखी है क्या, एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस लंबाई की, बिल्कुल फोकस लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस लंबाई होती है बच्चे इधर, है ना, क्योंकि ये देखो इधर ही आएगा, पूरा गोला बनेगा तो इधर आएगा, और यहां पर होगा इसका केंद्र, ठीक है, सेंटर, और सेंटर से यहां तक की होगी इसकी रेडियस, और रेडियस का आधा होता है फोकस दूरी। तो ये वाली हो जाएगी इसकी फोकस दूरी। इधर माप रहे हैं, सारी की सारी दूरी जो होती है हम पोल से मापते हैं बच्चे, किससे मापते हैं, पोल से मापते हैं। और क्या होगा, अब ये वाली जो दूरी है ना इसकी फोकस दूरी, ये तो हो जाएगी प्लस, तो लिख देते हैं भाई f की वैल्यू हो जाएगी जी 20 सेंटीमीटर। प्लस का होगा कि माइनस का होगा, प्लस का होगा, सीधी बात है। अब ये कह रहा है वस्तु रखी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वस्तु हम इधर तो रखेंगे नहीं, वस्तु रखेंगे इस साइड, क्योंकि यही एरिया है जो यहां पर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। कितनी दूरी पर रखी हमने, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, तो इधर जो दूरी मापते हैं वो होती है माइनस में, तो वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब ये कह रहा है जी बताओ प्रतिबिंब की दूरी, v की वैल्यू निकालनी है। तो दर्पण फार्मूला क्या है, कहता है हमें, दर्पण फार्मूला एक बात कहता है कि 1/u प्लस 1/v बराबर होता है 1/f के, यही कहता है। वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/u की वैल्यू है जी -30, प्लस में 1/v हमें नहीं पता, बराबर 1/f की वैल्यू है जी बच्चे 20। यहां पर इसको सोल्व कर लेंगे आप लोग, 1/v निकालना है, ये इधर जाकर भी प्लस का हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इधर जाकर के क्या हो जाएगा बच्चे, अगर इसको हम यहां से हटा दें, अगर ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1/30, एलसीएम आ जाएगा इसका 60, तो 20 दिए 60, 3 दूनी 60, क्या आ जाएगा 5/60 आ जाएगा। लेकिन ये वैल्यू तो 1/v है, हमें चाहिए v, तो v कैसे निकालेंगे, उल्टा कर देंगे इसको, 60/5 आ जाएगा, काटोगे 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर वाले ऑप्शन ही सही हो सकते हैं, 60 वाले सेंटीमीटर वाले दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। अब ये तो हुआ हमारा क्या, सिर्फ और सिर्फ दूरी का।
लेकिन यहां भी एक कंफ्यूजन है। यहां पर जो आवर्धन दिया हुआ है, जो मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, वो यहां पर माइनस में है और यहां पर प्लस में है। इसको भी समझते हैं कैसे। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन होता है m की वैल्यू जो होती है वो होती है -v/u, यही होती है। अब अगर यहां पर निकाल लो, -v की वैल्यू है 12 और u की वैल्यू है कितनी सर? -30। माइनस से माइनस कट जाएगा, 30 को अगर इससे आप भाग दोगे तो 0.4 आएगा। किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है, तो प्लस वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी, एक वस्तु 70 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर की ओर फेंकी जाती है और 12 सेकंड में वस्तु के विस्थापन का परिमाण क्या होगा। वही सेम बात कि एक वस्तु है और उसको हमने 70 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंक दिया। ये कह रहा है ऊपर की ओर फेंक दिया, और उस क्वेश्चन में 5 सेकंड दिया था, इसमें इन्होंने दे दिया कि 12 सेकंड। 12 सेकंड के अंदर इसने कितनी दूरी तय की। वही सेम हमारी इक्वेशन लगाएंगे हम, s = ut + ½ at²। यही वाली इक्वेशन हमारी लगेगी, s = ut + ½ at²। अब यहां पर जो जो चीज दी गई है उसको पुट कर देंगे। s नहीं दिया, हमें निकालना है। u की वैल्यू दी है हमें 70, तो लिख दो 70। टाइम कितना दिया है? 12 सेकेंड, लिख दो प्लस 1/2। एक्सेलरेशन क्या होगा? यहां पर ऊपर की तरफ जा रही है तो -10 आ जाएगा, पहले भी बता चुका हूं ये बात। t² का मतलब है, t है टाइम, तो 12 का स्क्वायर कर दो और इसको आप फाइंड आउट कर लो। कैसे करेंगे देखो, 70 को अगर आप 12 से करोगे तो क्या होगा? 12 × 7 = 84, 840। अगर ये माइनस है तो यहां भी माइनस हो जाएगा, -1/2। 12 का अगर इससे स्क्वायर कर 144, ठीक है। इसको अगर आप भाग दोगे तो कितने पे जाएगा? 2 × 7 = 14, 72। तो ये क्या आ जाएगा जी? 840 - 720। अब इसको आप लोग निकाल सकते हैं जी, कितना आएगा? 120 मीटर आ जाएगा शायद। हाँ, 120 मीटर। वेरी सिंपल, पढ़ चुके हैं ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य एक्स पर इसके प्रकाशीय केंद्र और फोकस के मध्य एक बिंदु पर रखी गई है। लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा? वही बात है सर, लेंस कौन सा है? उत्तल। ये लो सर, हम उत्तल लेंस लिख लेते हैं। ये लेंस है सर उत्तल, इसके ये है मुख्य एक्स, यहां पर है इसका O, यहां पर है इसका F फोकस, यहां पर है 2F। अब ये कह रहा है वस्तु कहां पर रखी है? प्रकाशीय के अंदर, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है यहां इसके, और फोकस के मध्य, इस भाग पर कहीं ना कहीं वस्तु रखी है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई थी कि अगर इन्फिनिटी पे है, अनंत पे वस्तु रखी है, तो लाइट आएगी टकरा करके फोकस के ऊपर कंसंट्रेट कर देगी, फोकस पे आपकी इमेज बन जाएगी। अब धीरे धीरे लाइट आगे आती जाती है। जब लाइट फोकस पर पहुंचती है, जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है, तो लाइट ऐसे गई, एक लाइट ऐसे आई टकरा करके, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, इमेज बनी इन्फिनिटी पे। ठीक है, यहां तक सारे के सारे प्रतिबिंब थे, वो सारे के सारे बन रहे थे रियल, आभासी, वास्तविक। लेकिन जैसे ही वस्तु यहां पर आएगी फोकस और इसके बीच में इस भाग पर, तो इन्फिनिटी से आगे जाने का रास्ता ही नहीं है, आगे जाना संभव ही नहीं है, तो प्रतिबिंब बनेगा यहां पर इस दिशा में। और इस दिशा में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वो आभासी होता है और बड़ा होगा। ठीक है भाई, तो यहां पर डी ऑप्शन। एक ही चांस ऐसा होता है जब वस्तु फोकस और ओ के बीच में हो, प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। अदरवाइज सारे के सारे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं मेरे भाई? सारे के सारे प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं। प्रकाश की एक किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में, फिर माध्यम 3 में से होकर गुजरती है। माध्यम 1 से माध्यम 2 में और माध्यम 2 से माध्यम 3 में गुजरते समय किरण सामान्य की ओर मुड़ जाती है यदि
V1, V2 और V3 माध्यम 1, 2, 3 में प्रकाश की गति दर्शाते हैं, तो इनमें से कौन सी बात सही होगी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक लाइट है, 3 मीडियम यहां पर दिए हैं, ये आपका दे दिया माध्यम 1, ये आपका दे दिया माध्यम 2 और ये आपका दे दिया माध्यम 3। ठीक है, ये कह रहा है जी पहले एक से होती हुई आती है, दूसरे में फिर आती है तीसरे में, इस तरह से ये लाइट चलती है। लेकिन यहां पर इसने एक कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी है उसको समझते हैं सर। कंडीशन क्या है? कंडीशन कह रहा है कि जब ये 1 से 2 और 2 से 3 में जाती है तो सामान्य की ओर मुड़ जाती है। सामान्य की ओर मुड़ने का मतलब क्या? मैंने आपको बताया था जब भी प्रकाश का अपवर्तन होता है तो जैसे ही लाइट एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किसकी ओर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ये इधर मुड़ गई। ठीक है जी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब ये जाती है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, अगर इसका उल्टा हम कहें, सघन से विरल में कहें तो इस तरह से, अगर ये सघन से विरल में जाती है तो इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब से दूर चली जाती है इस तरह से। लेकिन ये कह रहे हैं तो सामान्य की ओर ही मुड़ रही है। इसका मतलब क्या होगा कि पहले वाला जो माध्यम है ये विरल माध्यम था। कैसा था? विरल था। अब जब अगले में गई तो अगला माध्यम कैसा हो गया? ये इसकी बजाय सघन हो गया, तभी तो सामान्य की ओर मुड़ी ना। ये कि नहीं, ये कह रहा है जी जब दूसरे से तीसरे में जाती है तब भी सामान्य की ओर मुड़ती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये तीसरा है, ये इसके कंपैरिजन में अधिक सघन है, ये और भी ज्यादा सघन है, और भी ज्यादा डेंसर है। तो क्या होगा? V का मतलब है चाल। तो हमें पता है कि विरल में चाल होती है सबसे अधिक, सघन में आती है चाल थोड़ी सी कम हो जाती है, और सघन में जाती है चाल और कम हो जाती है। तो सबसे बड़ी क्या होगी? V1 होगी, उसके बाद V2 होगी और उसके बाद V3। सबसे छोटी होगी V3, सबसे बड़ी होगी V1, ये होगी इसके बीच की। तो ऐसी कंडीशन देख लो कहाँ है। पहले के अंदर क्या? V1 बड़ी, फिर V2 उससे छोटी और फिर V3 सबसे छोटी। यही हमारा राइट आंसर है। समझ गए होंगे सभी बच्चे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, 1.4 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखी गई है, तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? क्वेश्चन क्या है कि 14 सेंटीमीटर 1.4 सेंटीमीटर की आकार की वस्तु है। ठीक है जी, ये कह रहा है यह वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाले अवतल दर्पण, ये हुआ सर हमारा अवतल दर्पण, ये हुई मुख्य अक्ष, और ये कह रहा है जी इसकी फोकस लंबाई जो है वो क्या है? 15 सेंटीमीटर। ये वाली है इसकी 15 सेंटीमीटर। ये कह रहा है अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है। 20 सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है, यानी कि वस्तु रखी है यहां पर 15 से थोड़ा सा आगे जाएंगे 20 सेंटीमीटर पर। कहां पर रखी है? 20 सेंटीमीटर पर। लेकिन हमें पता है C तक की दूरी होती है रेडियस, त्रिज्या, और हमें पता है जो रेडियस होती है वो 2f के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 2f के बराबर होती है। तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी 30। तो 30 पर तो है नहीं है, नहीं 15 पर, यानी कि ये इस वाले भाग में कहीं ना कहीं रखी है, C और F के बीच में रखी है। तो ये कह रहा है प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो भाई ये जो होता है ना, ये वाला जो अवतल दर्पण होता है, इसके अंदर क्या होता है? लाइट आती है, टकरा करके लाइट को इकट्ठी कर देता है। लाइट आई, टकरा करके इकट्ठी कर दी। तो जब वस्तु इन्फिनिटी पे थी, अनंत पे थी, तो प्रतिबिंब बन गया फोकस पर, और फोकस पर जो प्रकाश की किरण वो वास्तव में टकरा रही है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। अब जैसे जैसे वस्तु आगे आती जाती है प्रतिबिंब इधर चला जाता है। तो अगर वस्तु आई यहां पर, तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? फोकस से थोड़ा सा दूर यहां पर बन जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब वस्तु होगी C पर, प्रतिबिंब भी बनेगा C पर। ये सारे के सारे रियल प्रतिबिंब बन रहे हैं, रियल यानी कि वास्तविक बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? वास्तविक। और जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है। तो C पर जब बनेगा तो C पर वस्तु के आकार का बनेगा। किसका बनेगा?
वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का। अब क्या होगा, जैसे ही वस्तु C से आगे की तरफ आएगी, प्रतिबिंब C से दूर चला जाएगा और साइज इसका बढ़ता चला जाएगा। बढ़ते बढ़ते जब फोकस पर पहुंचेगी वस्तु तो क्या होगा, इमेज जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा अनंत पर। कहां बनेगा, अनंत पर। वो ही सेम बात कि अनंत से आगे, इन्फिनिटी से आगे जाने के कोई चांस है नहीं, तो वस्तु को अगर फोकस से और आगे ले आएंगे तो प्रतिबिंब फिर इधर बनेगा, और इधर प्रतिबिंब बनेगा भाई तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसके अंदर भी वो एक ही कंडीशन है जो उत्तल लेंस वाली हमने बात की थी। अब क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है वस्तु हमने 20 सेंटीमीटर पर रखी थी, यानी कि यहां पर हमने वस्तु को रखा था C और F के बीच में। मैंने आपको बताया था C पर आते ही वस्तु क्या हो जाती है, सेम साइज का प्रतिबिंब, लेकिन C से जैसे इधर आते हैं प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनने लग जाता है। तो पहले तो यहाँ पर बड़े वाला की बात कर लो, ये रहा बड़ा, ये रहा बड़ा, ये दोनों ऑप्शन खत्म। उसके बाद देखो, उसके बाद प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक, रियल इमेज। तो रियल इमेज हमेशा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है सर। कैसा होता है, उल्टा होता है, सीधा नहीं होता। सीधा प्रतिबिंब वही बनेगा जो आभासी बनेगा। अब बड़ा और उल्टा कौन सा है, ये वाला C ऑप्शन, ये हमारा सही हो जाएगा। सीधा नहीं बनेगा, सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है। वर्चुअल इमेज जो होती है वही सीधी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है किस घटना के कारण सूर्य उदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। यहां पर एक चीज और भी लिख लेना भाई, सूर्यास्त भी लिख लेना आप लोग, ठीक है। सूर्यास्त के समय भी लाल ही दिखाई देता है, सूर्यास्त, ठीक है। ये कह रहा है सूर्य उदय, जब भी सूरज निकलता है तो कैसा दिखाई देता है हमें, लाल, लेकिन जब सूरज छिपता है तब कैसा दिखाई देता है, लाल। ये किस घटना की वजह से हो रहा है, तो ये हो रहा है भाई परकिरणन की वजह से। प्रकाश का क्या हो रहा है, परकिरणन हो रहा है, स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, ठीक है। जिसके अंदर क्या है, जितने भी कलर है हमारे, जो सन से लाइट आती है ना बच्चे, सूर्य से जो लाइट आती है वो आती है सफेद रंग की। किस कलर की आती है, वो व्हाइट रंग की आती है, सफेद रंग की आती है। और जो सफेद प्रकाश है, जो सफेद प्रकाश है उसके अंदर होते हैं भाई 7 रंग। कौन कौन से होते हैं वो 7 रंग, वो होते हैं सर विबग्योर। विबग्योर आप लोगों ने बड़ा पढ़ा होगा, ठीक है। आर का मतलब है रेड, लाल, वॉयलेट, ठीक है, इस तरह से बैंगनी बोलते हैं इसको। अब क्या होता है भाई, ये जो लिखे हैं ना, ये लिखे हैं इनकी वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है आर की, आर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ ज्यादा होती है, और इसकी होती है भाई कम। तो जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ का मतलब होता है, देखिए प्रकाश मान लीजिए ये वेव की फॉर्म में चल रहा है, तो एक वेव पूरा एक चक्कर, एक तरंग अपना पूरा एक चक्कर कितनी दूरी में तय करती है, इस दूरी को हम लोग बोलते हैं भाई तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। अब आर की वेवलेंथ है सबसे अधिक, तो क्या होगा, मान लीजिए ये आर की है और बाकी सब की है, कम होते होते एक की होगी इतनी, फिर एक की होगी थोड़ी सी बड़ी, फिर एक की होगी थोड़ी सी और बड़ी, तो आर की है सबसे बड़ी। तो जब अपने वायुमंडल के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर भाई छोटे छोटे पार्टिकल हैं, जिसमें से कुछ वाटर वेपर्स भी हैं, जल वाष्प भी है, और भी डस्ट पार्टिकल हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, जैसे ही उनके अंदर लाइट जाती है वो लाइट को इधर उधर बखेर देते हैं। लेकिन लाल रंग है ना, इसके वेवलेंथ ज्यादा, मान लीजिए इतना बड़ा पार्टिकल है तो ये इसको बिना छुए निकल जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब यही पार्टिकल अगर इसके पास पहुंचता भाई के पास, तो जैसे ये आता है या तो इधर चला जाता है या इधर, तो ये बिखर जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, प्रकाश का परकिरण। जो लाल रंग है ना वो बिखरेगा नहीं भाई, उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये कह रहे जी पृष्ठ तनाव की एसआई मात्रक क्या है। सरफेस टेंशन जो होती है उसका एसआई यूनिट क्या है, उसका मात्रक क्या है, किसमें उसको मापते हैं। सरफेस टेंशन क्या होती है, एक सरफेस के ऊपर एक कोई भी सतह है, कोई भी एरिया है, ठीक है, और एरिया के अंदर क्या होता है, एरिया होता है जो मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कह रहा है इस एरिया के अंदर कितना फोर्स डल रहा है, उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। एक सरफेस के ऊपर कितनी टेंशन है, कितना इसके ऊपर बल पड़ रहा है। अब बल का मात्रक होता है जी न्यूटन, ठीक है, और कितने एरिया पर पड़ रहा है, तो न्यूटन स्क्वायर मीटर,
ठीक है। स्क्वायर मीटर को चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, हिंदी में यहाँ पर वर्ग मीटर भी लिख सकता था, वर्ग मीटर एक ही बात होती है इन सबकी। तो ऐसा है क्या, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये वाला आ गया, ये होता है सरफेस टेंशन। ऐसा यूनिट हम फार्मूले से निकाल सकते हैं। क्या है, बल लग रहा है, किसके ऊपर लग रहा है, इस एरिया के ऊपर लग रहा है, पर्टिकुलर एरिया। एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो न्यूटन लग रहा है, कितने एरिया पे लग रहा है, बात ही खत्म। बस आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। ये कह रहा है जी एक गोलाकार दर्पण है, दर्पण है ना, हाँ एक गोलाकार दर्पण है जो अभी बात कर रहे थे। ये हो गया हमारा अवतल, ये हो गया हमारा उत्तल, यहां पर पेंट करने से, इसको यहां पर पेंट करने से। अब ये कह रहा है इनकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है। तो फोकस दूरी है इसकी भाई ये, और वक्रता त्रिज्या है ये वाली है r और ये वाली है f। तो मैं आपको बता चुका हूं कि r जो है ये बराबर होती है 2f के, यानी कि फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है, बिल्कुल नहीं होती सर। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये बात तो ठीक है सर। क्या है, फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब जैसे ही f आएगा तो ये आ जाएगी r/2। फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आगे के ऑप्शन हमें देखने ही नहीं, लेकिन दिखा भी है वक्रता फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होती है, नहीं हो सकती सर। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से 3 गुनी होती है, ऐसा तो कोई कंसेप्ट है नहीं, ऐसी कोई चीजें है नहीं। तो आपका बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है एक सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो ध्यान रखना, एक जो ह्यूमन आई होती है, मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र ये कम से कम देख सकता है जी, देख तो और भी कम सकता है, ठीक है। वो जो लेंस होता है ये ऊपर नीचे हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा कभी ऐसे हो जाएगा, लेकिन जो नॉर्मल स्पष्ट जो दिखाई देगा वो मिनिमम होती है 25 सेंटीमीटर, ये कम से कम है। और अधिकतम होती है जी इन्फिनिटी, अनंत, अनंत तक देख सकते हैं हम मानव की आंख, लेकिन कम से कम 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर ऑप्शन है, ये लो सर, ठीक है जी। तहसील वेलफेयर में पेपर में प्रश्न आया, इतना आसान। देखो, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, क्यों। अभी अभी हम बात करके आए हैं कि इसका तरंग दैर्ध्य होता है सबसे ज्यादा होता है, इसलिए दूर तक दिखाई देता है। वही है, देखो ये इसकी तरंग दैर्ध्य है। तो यहाँ पर छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है हवा में, इसका इसके ऊपर असर ही नहीं पड़ेगा, तो इसे अपने आप में कहीं भी इसके अंदर प्रकीर्णन नहीं होगा, बिखरेगी नहीं है, तो ये दूर तक दिखाई देगी हमें, ठीक है। इसीलिए हम रेड सिग्नल का यूज करते हैं जो खतरे वाले निशान होते हैं, ताकि दूर तक इंसान को दिखाई दे जाए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सर कि जब किसी दंड चुंबक को 2 टुकड़ों किए जाते हैं तब क्या प्राप्त होता है। दंड चुंबक का मतलब एक छड़ वाली जो होती है ना, ये इस तरह की चुंबक होती है, ये एक चुंबक है, ठीक है। अब चुंबक के अंदर क्या होता है भाई, चुंबक के अंदर होता है 2 पोल, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ठीक है। ये होता है उत्तरी ध्रुव, ये होता है बच्चे दक्षिणी ध्रुव। अब क्या होगा, कोई भी चुंबक हो उसके अंदर 2 पोल होते हैं। अब अगर इसको यहां पर बीच में से तोड़ दिया जाए, ठीक है, बीच में से इसके 2 टुकड़े कर दिए जाए, तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। क्या फर्क पड़ेगा, यहां पर ये वाला जो साउथ है ये यहां आ जाएगा, ये वाला जो नॉर्थ है यहां पर आ जाएगा। तो एक चुंबक छोटी बन जाएगी, एक चुंबक ये बन जाएगी, एक चुंबक ये बन जाएगी, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, बात खत्म। तो क्या प्राप्त होगा जी, 2 छोटे व पूर्ण चुंबक प्राप्त होंगे। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन कह रहा है जी कोणीय संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम इसको बोलते हैं, कि एक एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, कोई भी वस्तु है जो एंगुलर मोशन में जा रही है, एंगुलर गति, कोणीय गति में जा रही है, और जिस मोमेंटम के साथ जा रही है उसके अंदर जो संवेग होगा, मोमेंटम होगा, उसको हम बोलते हैं कोणीय संवेग। तो ये होता है भाई, हाँ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सी ऑप्शन यहां पर राइट होगा, ठीक है, कि वस्तु का भार कितना है उस पर डिपेंड करता है, और वो कितना एरिया के अंदर से जा रही है और कितना समय ले रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्स किरणों के क्षेत्र किसके बीच पड़ता है। ये कह रहा है जो हमारी एक्स रेज होती है ना, एक्स रेज, ये कह रहा है
उनकी जो तरंग दैर्घ्य है, उनका जो एरिया है, क्षेत्र है, वो कौन कौन सी किरणों के बीच में पड़ता है? तो ये पड़ता है जी हमारा गामा रेज और अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं इन दोनों के बीच में पड़ता है। गामा रेज से तो ज्यादा होता है, पराबैंगनी रेज से छोटा होता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। गामा रेज से ज्यादा होती है और पराबैंगनी किरणें जो होती है, जो ओजोन परत हमारी रोकता है ना, अल्ट्रावायलेट रेज जिनको बोलते हैं, इनसे कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जी, पानी के गिलास में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा जब पूरी तरह पिघल जाएगा तो पानी का स्तर क्या होगा? टीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये, बहुत बार प्रश्न आ चुका है, काफी बार, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है कि ये कोई पानी का गिलास है, ठीक है। अब पानी के गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी के गिलास में पानी ही होता है, गलत मत सोचना। ये पानी भरा हुआ है, अब आपने इसके अंदर डाल दिया भाई बर्फ का टुकड़ा, है ना। बर्फ का टुकड़ा डालते ही लोग गलत समझने लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या होगा, जितना इस बर्फ के टुकड़े का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम का मतलब है भाई जितना आयतन होगा, तो जितना आयतन इसका होगा, ये जैसे ही इसके अंदर गिरेगी तो ये जितना आयतन इसको चाहिए ना पिघलने के बाद, पिघलने से पहले, ये उतना ही अपना वॉल्यूम क्या कर लेगी भाई, कवर कर लेगी। तो बर्फ जैसे ही गिरेगी पानी थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। लेकिन बर्फ के पिघलने के बाद जब बर्फ का टुकड़ा पूरी तरह पिघल जाएगा तो उसके लेवल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना इसका आयतन है ना, जितना इसका वॉल्यूम है, इतना उसने पहले से ले रखा है। अब अगर ये चाहे बर्फ की बर्फ रहे या बर्फ का पानी बन जाए, इसके लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना बढ़ना चाहिए था बर्फ डालते ही बढ़ गया, अब आगे नहीं बढ़ेगा, उतना ही स्तर रहेगा, चाहे बर्फ पिघल जाए चाहे बर्फ ना पिघले, ठीक है। ट्राई करके देख लेना। क्यों? क्योंकि भाई ये वॉल्यूम जितना इसको चाहिए था ना, इस बर्फ के टुकड़े को, इसने अपना वॉल्यूम ले लिया, ठीक है। अब ये पिघले ना पिघले मर्जी इसकी। अगला क्वेश्चन है जी, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सोलर जो सिस्टम है हमारा, उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज की थी सर कोपरनिकस ने। कोपरनिकस एक खगोल शास्त्री थे जिसने सौर प्रणाली की खोज की थी। इसने हमें बताया था सौर प्रणाली के बारे में। इसके बाद तो आगे बहुत सारे लोग आए, उन्होंने बहुत सारे काम किए। तो इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? कोपरनिकस नाम के खगोल शास्त्री ने की थी। अगला क्वेश्चन है भाई, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या है? ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये कह रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? सीधी सी बात है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है जी प्रकाश के परकिरणन की वजह से। किसकी वजह से? प्रकाश के परकिरणन की वजह से। ये होता कैसे है इसको समझते हैं भाई। प्रकाश का प्रकिरण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश आ रहा है सूरज से, सफेद रंग का। किस रंग का? सफेद रंग का। इसके अंदर है 7 रंग, विबग्योर, विबग्योर 7 रंग है बच्चे इसके अंदर। अब मैंने आपको बताया था कि जो लाल वाला होता है ना भाई, लाल वाला कलर होता है, इसकी होती है बच्चे वेवलेंथ सबसे अधिक, तो ये कम बिखरेगा। वेवलेंथ होती है तो कम बिखरेगा। ये ऑरेंज वाला इससे थोड़ा सा कम, ये कम, ये कम, ये कम, ये कम, ये कम, ये कम। तो ये वाले जो तीनों होते हैं ना, ये वाले तीनों बिखरते हैं सबसे अधिक। इनके अंदर होता है स्कैटरिंग सबसे अधिक। अब ये सबसे अधिक बिखर जाएंगे तो जो कलर बिखरेगा वही ज्यादा दिखाई देगा। तो आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है? स्कैटरिंग की वजह से दिखाई देता है, स्कैटरिंग की वजह से। ठीक है भाई, रेले स्कैटरिंग बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। कौन सी स्कैटरिंग बोलते हैं? रेले स्कैटरिंग, रेले प्रकिरणन। ठीक है, रेले प्रकिरणन। अब एक होता है मी स्कैटरिंग, ठीक है, मी प्रकिरणन। वो जब क्वेश्चन आएगा तब हम बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अब कई बार आपको आकाश सफेद दिखाई देता है ना, जरूरी थोड़ी हर समय नीला दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है, वो दिखाई देता है मी स्कैटरिंग। न्यूटन स्कैटरिंग भी है। जो हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है 20वां। ये कह रहा है जी कि विद्युत घंटी किसी बेल जार के भीतर रखी गई है जिसे एक निर्वात पंप से जोड़ा हुआ है। जब बेलजार में पूर्ण रूप से निर्वातित हो जाता है तब क्या घटना घटित होती है? पहला ऑप्शन है कोई ध्वनि सुनाई नहीं जी शास्त्री, ध्वनि की उच्चता अपरिवर्तित बनी रहेगी कि जितनी उसकी ऊंचाई से ध्वनि चल रही थी वही चली रहेगी। ये कह रहा है या उसकी उच्चता बढ़ जाएगी या उसकी उच्चता कम हो जाएगी। क्या होगा? देखिए, जब भी हम इसको इस जार के अंदर रखेंगे और जार को क्या कर देंगे? एक निर्वात पंप के साथ जोड़ देंगे।
तो निर्वात पंप क्या करेगा, ये जो जार है मान लीजिए, ठीक है, इसमें हमने रख दी बच्चे ये घंटी, ठीक है। अब क्या होगा, विद्युत घंटी है क्या, अच्छा ये हमने दूसरी घंटी रख दी ना, मिटा देते हैं, ये लो ये लो, यहाँ पर एक विद्युत घंटी रख दी इसने, ब्लैक कलर की रखते हैं, ये वाली विद्युत घंटी। अब ये बजेगी, बजेगी तो हमें आवाज सुनाई देगी, लेकिन क्यों सुनाई देगी, क्योंकि इसके अंदर है छोटे छोटे हवा के पार्टिकल। लेकिन ये कह रहा है इसको निर्वात पंप के साथ जोड़ दिया, यहां से इसको जोड़ दिया भाई ने निर्वात पंप के साथ, ये क्या करेगा, इसमें से सारी हवा को अपने अंदर खींच लेगा और बाहर निकाल देगा। अब यहां पर बच गया सब कुछ खाली। अब ये क्या है भाई, ये यहां से सब कुछ खाली है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं भाई के अंदर। तो अगर इसके अंदर कुछ नहीं है ना, तो फिर क्या होगा, ये घंटी तो बजेगी लेकिन इसके बाद सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, क्योंकि जो साउंड होती है, जो ध्वनि होती है, जो साउंड है, वो भी तरंगों के रूप में चलती है। ध्वनि जो है वो भी तरंगों के रूप में चलती है, और ध्वनि की जो तरंग होती है ना सर, उनको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे। क्या बोलते हैं, यांत्रिक तरंगे। और यांत्रिक तरंगों की एक खास बात होती है, क्या होती है, कि ये वो तरंगे होती है जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। बिना किसी माध्यम के नहीं चल सकती, लाइट की तरह थोड़ी है मुंह उठाया और चल पड़ी, ऐसा नहीं है। इनको चलने के लिए चाहिए माध्यम, कोई ना कोई मीडियम। लाइट देखो, लाइट आ रही है सूरज से, रास्ते में उसके आ रहा है वैक्यूम, निर्वात, जहां कुछ नहीं है वहां भी चलती आ रही है। लेकिन ध्वनि के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। ध्वनि जब भी चलेगी, इसको चलने के लिए चाहिए भाई कोई ना कोई मीडियम, कोई ना कोई माध्यम, ठीक है। जब अगर इसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत है, तो माध्यम कैसे चाहिए, देखो ये घंटी है, ठीक है, ये आपकी कोई घंटी है, ये घंटी है। अब जब ये घंटी बजती है ना, तो यहां पर है हवा के छोटे छोटे पार्टिकल। तो जब भी इसके अंदर कंपन होगी ना, इसके अंदर क्या होती है, कंपन। कंपन होगी तो ये पार्टिकल में भी कंपन होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी। तो ध्वनि आगे आगे चलती जाती है। इसी तरह से इसी कंपन की वजह से ध्वनि प्रोड्यूस होती है। ध्वनि जो उत्पन्न होती है ना भाई, उसका कारण क्या है, यही कंपन है। कंपन की वजह से उत्पन्न होती है। क्या होगा, जैसे ही इस घंटे को आप बजाओगे, तो इसके अंदर जो पार्टिकल है ना, पहले तो इस लोहे के अंदर पार्टिकल है, जो भी धातु की बनी है, उनके अंदर कंपन होगी, वो बाहर आके हवा में कंपन कर देंगे, स्टार्ट चली जाएगी। अब मान लो यहां पर निर्वात होता, यहां पर ये पार्टिकल होते ही ना, ये वाले जो पार्टिकल हम कह रहे हैं ना, ये वाले अगर पार्टिकल यहां पर होते ही नहीं, यहां पर सब कुछ होता खाली, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग पूरा का पूरा होता भाई खाली, निर्वात। तो निर्वात होता तो कोई पार्टिकल होता ही नहीं, पार्टिकल नहीं होगा तो क्या होगा, कंपन नहीं होगी, और कंपन नहीं होगी तो क्या होगा, ये ध्वनि आगे नहीं चलेगी। तो यहाँ का राइट आंसर हमारा क्या बनता था, राइट आंसर देख लेते हैं भाई। ये कह रहा है कोई भी ध्वनि नहीं सुनी जा सकती। इस केस के अंदर हम किसी प्रकार की कोई ध्वनि को नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते, क्योंकि हमने क्या बना दिया भैया, हमने बना दिया निर्वात। हमने क्या कर दिया इसको, हमने कर दिया इसको निर्वातित, खाली कर दिया। यहाँ पर सब कुछ, कोई चीज कैसे सुनाई देगी, है कि नहीं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्यूरीज है, आपका कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं जल्द एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।